Everyone, this is CBSE Science classes for class 9th and it is our part number 5 of chapter number 5। इस पार्ट से पहले हमने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। हमारी जो आउटर बाउंड्रीज होती हैं सेल की, वे हमारी सेल मेम्ब्रेन होती हैं। और कुछ सेल, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हमारी जो प्लांट सेल होती हैं, बैक्टीरिया सेल होती हैं या फंगस की सेल होती हैं, उनमें एक एक्स्ट्रा कवरिंग पाई जाती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। और ये सेल वॉल क्या करती है, आपकी जो सेल होती है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मतलब मजबूती देती है। तो सेल वॉल के अंदर जब हम चलते हैं तो हमें वहाँ पर बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल्स मिलते हैं और उन्हीं में से एक होता है न्यूक्लियस। तो आज हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। आवर टॉपिक इज न्यूक्लियस टुडे। रिमेंबर द टेम्परेरी माउंट ऑफ ओनियन पील वी प्रिपेयर्ड। आपने जो शुरू में एक ओनियन पील की टेम्परेरी माउंट बनाई थी, हमने स्लाइड बनाकर देखा था। वी हैड पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील। हमने क्या किया था, वो जो पील होती है, झिल्ली होती है ओनियन की, उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाला था। वाई What would we see if we tried observing the peel without putting the iodine solution? तो यदि हम बिना आयोडीन सॉल्यूशन डाले सेल को अगर ऑब्जर्व करना चाहेंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे उसकी स्लाइड बनाना चाहेंगे तो क्या होगा। तो हम जो आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं यहाँ पर, वह सेल को स्टेन करने के लिए डालते हैं ताकि उसके जो अंदर के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, वे हमें अच्छे से दिखाई दे। यदि हम आयोडीन सॉल्यूशन या दूसरे जो डाइंग मटेरियल होते हैं उनको नहीं डालते हैं तो सेल हमें अच्छे से दिखाई नहीं देती है। ट्राई इट एंड सी व्हाट द डिफरेंस इज़। तो आपको बिना आयोडीन सॉल्यूशन के भी यहाँ पर आपकी जो सेल की स्लाइड होती है वो बनाकर देखनी है और देखना है कि क्या डिफरेंस यहाँ पर दिखाई देता है। फर्दर, व्हेन वी पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील डिड इट सेल गेट इवनली कलर्ड। और आगे यदि हम यहाँ पर आयोडीन सॉल्यूशन उसमें डालते हैं हमारी स्लाइड्स बनाने के लिए, तो क्या प्रत्येक सेल अच्छे से या समान रूप से कलर लेती है, क्या समान रूप से उनमें कलर हमें दिखाई देता है। अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन ऑफ सेल गेट कलर डिफरेंशियली। तो हमारी जो सेल होती है, प्रत्येक सेल की केमिकल कंपोजिशन थोड़ी अलग होती है ना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है। और एक सेल के अंदर जब हम अंदर सेल के ऑर्गेनिल्स के बारे में स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर हर रीजन का केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होता है। तो वे रीजन्स क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से कलर एब्जॉर्ब करते हैं और हमें दिखाई देते हैं। सम रीजन्स अपीयर डार्कर देन अदर रीजन्स। कुछ रीजन हमारे सेल के अंदर डार्कर दिखाई देते हैं और कुछ रीजन हमें हल्के दिखाई देते हैं। मतलब कुछ जो ऑर्गेनिल्स होते हैं वे ज़्यादा स्टेन लेते हैं और कुछ ऑर्गेनिल कम स्टेन लेते हैं। Apart from iodine solution, we could also use safranin solution और methylene blue solution to stain the cell। तो आयोडीन सॉल्यूशन के अलावा हम सेफ्रेनिन और मिथाइलिन ब्लू जैसे स्टेन्स का भी यूज करते हैं हमारी सेल्स को स्टेनिंग करने के लिए। ठीक है, तो हम जो ये डालते हैं आयोडीन सॉल्यूशन या सेफ्रेनिन या मिथाइलिन ब्लू, इसको हम कहते हैं स्टेनिंग करना, सेल को स्टेन करना। ठीक है, तो हमारी जो प्लांट सेल होती हैं उनको जनरली हम सेफ्रेनिन से डाई करते हैं या स्टेन करते हैं और एनिमल सेल्स को मिथाइलिन ब्लू से हम स्टेन करते हैं। ठीक है, वी हैव ऑब्जर्व सेल फ्रॉम एन ओनियन, लेट अस नाउ ऑब्जर्व सेल्स फ्रॉम आवर ओन बॉडी। तो हमने ओनियन की सेल्स को, ओनियन की जो पील होती है उसकी सेल्स को ऑब्जर्व किया है, पहले स्लाइड बना के देखा था। अब हम हमारी जो माउथ की सेल होती है, चिक सेल होती है, उसको हम ऑब्जर्व करके देखेंगे। तो पहले आप इसका डायग्राम देख लें कि होती कैसे है, फिर हम एक्टिविटी को नीचे पढ़ेंगे जिसमें स्लाइड कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओनियन वर्सेस चिक सेल के डायग्राम दिए गए हैं। तो इनकी जो कंपेयरिंग करनी है आपको, वह आपको आसानी से दिखाई दे रही है कि जो प्लांट सेल होती है यानी ओनियन की पेल की सेल होती है वे थोड़ी लंबी लंबी होती हैं। ठीक है, रॉड शेप्ड होती हैं। लेकिन हमारी जो चिक सेल होती है, हमारे माउथ के अंदर गाल की जो सेल होती हैं, वे राउंड शेप होती हैं थोड़ी। और इनमें जो डार्क कलर का एक बीच में पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये आपके न्यूक्लियस है। ठीक है, ये प्लांट सेल में भी होता है और आप देख सकते हैं प्लांट सेल में ये थोड़ा सेल वॉल की तरफ या सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है, लेकिन एनिमल सेल में ये बिल्कुल आपके सेंटर में होता है। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो प्लांट सेल होती है
इनकी सेल वॉल आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है क्योंकि सेल वॉल काफ़ी मोटी होती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर इनकी जो वॉल है वह डिस्टिंक्टली दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर एक बहुत पतली सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और ये बहुत कम हल्की क्या लेती है, स्टेन लेती है। इसको हमने सेफ्रेनिन से स्टेन किया है और एनिमल सेल को मिथाइलिन ब्लू से स्टेन किया है। तो हम वापस चलते हैं अपनी एक्टिविटी पर। नाउ एक्टिविटी 5.7 लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड विद अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। अब हम एक ग्लास की स्लाइड लेंगे जिस पर हमें माउंट करना होता है और उस पर पानी की एक बूंद डाल देंगे। यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून जेंटली स्क्रैप द इनसाइड सरफेस ऑफ द चिक। तो जो आप आइसक्रीम खाते हैं, लकड़ी की स्पून होती है, उस स्पून से आपको जेंटली बहुत आसानी से अपने जो चिक होते हैं, गाल होते हैं, उनमें माउथ के अंदर से आपको स्क्रैप करना है, थोड़ा सा उसको रगड़ना है। डज एनी मटेरियल गेट स्टक ऑन द स्पून। तो क्या कोई मटेरियल, कुछ सफ़ेद सफ़ेद वाइट मटेरियल वहाँ पर चिपक जाता है स्पून से। विद द हेल्प ऑफ अ नीडल वी कैन ट्रांसफर दिस मटेरियल एंड स्प्रेड इट इवनली ऑन द ग्लास स्लाइड केप्ट रेडी फॉर दिस। तो यदि आपकी स्पून पर आपको कुछ मटेरियल चिपका हुआ दिखाई देता है तो एक नीडल यानी सुई की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, उस मटेरियल को ग्लास स्लाइड पर स्प्रेड कर सकते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ये आपको पहले से रेडी रखना है नीडल वगैरह। टू कलर द मटेरियल वी कैन पुट अ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन ऑन इट। तो जैसे मैंने पहले बताया, एनिमल सेल को हम मिथाइलिन ब्लू के द्वारा स्टेन करते हैं। तो जैसे ही आप उसके ऊपर स्क्रैप्स को ट्रांसफ़र करेंगे स्लाइड के ऊपर, आप वहाँ पर एक बूंद मिथाइलिन ब्लू की डाल देंगे, जिससे क्या होगा, आपकी सेल स्टेन हो जाएगी। नाउ द मटेरियल इज रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप। अब हमारा जो मटेरियल है वह माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए तैयार है। डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ कवर स्लिप ऑन इट। और इससे पहले, माइक्रोस्कोप के नीचे रखने से पहले आपको इसके ऊपर नीडल की सहायता से एक कवर स्लिप भी रखनी है, छोटी सी, जो कि आपकी ग्लास की बनी होती है। और हम इसको इसलिए रखते हैं ताकि माइक्रोस्कोप के जो हमारे लेंस होते हैं वे ख़राब ना हो, वरना वे कलर में ख़राब हो सकते हैं। वाट डू वी ऑब्जर्व। तो आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखने पर क्या ऑब्जर्व करते हैं। वाट इज़ द शेप ऑफ द सेल्स वी सी। तो यहाँ पर जो सेल्स दिखाई देती हैं उनका कलर कैसा है, उनकी आकृति कैसी है। ड्रॉ इट ऑन द ऑब्जर्वेशन शीट। और आप इसको अपनी ऑब्जर्वेशन शीट पर ड्रॉ करें। तो जैसे अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया, ये थोड़ी राउंड शेप की हमारी चिक की सेल होती हैं और आप इनको आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। Was there a darkly colored spherical or oval dot-like structure near the center of each cell? तो हर सेल के बीच में क्या आपको एक डार्कली कलर, मतलब जो ज़्यादा कलर लेता है, स्फेरिकल गोलाकार या अंडाकार डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको एक इसमें सेंटर में बीच में दिखाई देता है सेल में। तो ये क्या था, हमने देखा था, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियस कहते हैं। वेयर देयर सिमिलर स्ट्रक्चर इन ओनियन पिल सेल। तो क्या ओनियन सेल में भी आपको ऐसे दिखाई दिए थे। तो बिल्कुल ओनियन में भी हमें न्यूक्लियस दिखाई दिया था। द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आपका जो न्यूक्लियस होता है इसके ऊपर एक डबल लेयर की मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। और हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस की जो झिल्ली होती है, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, इसमें क्या होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर से कुछ मटेरियल्स को बाहर जाने के लिए अलाउ करते हैं और बाहर से कुछ मटेरियल को अंदर आने के लिए अलाउ करते हैं। दैट इज़ टू द साइटोप्लाज्म। हमारे न्यूक्लियस के बाहर जो भी मटेरियल भरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, विच वी विल टॉक अबाउट इन सेक्शन 5.2.4। और साइटोप्लाज्म के बारे में हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोजोम्स। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। और ये क्रोमोजोम सिर्फ हमें उसी समय दिखाई देते हैं जब आपकी सेल डिवाइड होने वाली होती है। और ये रॉड शेप स्ट्रक्चर होते हैं जिनको अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्रोमोजोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। तो आपने
डीएनए का नाम यहाँ पर सुना होगा, पहले भी आपने देखा होगा कि डीएनए जांच करवा लो, है ना। तो ये डीएनए जांच क्या करती है कि किसी व्यक्ति, कोई मृत व्यक्ति है या गुमशुदा व्यक्ति है, उसके पेरेंट्स को ढूंढने में हेल्प करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो डीएनए होता है ये बिल्कुल पेरेंट्स की तरह ही सेम होता है, मतलब जो डीएनए आपके पेरेंट्स का होता है वही उनकी संतानों का भी होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वे लंबे लंबे धागे के रूप में स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो वास्तव में क्या होते हैं? डीएनए होते हैं, ठीक है। उस धागे जैसे स्ट्रक्चर को आप क्या कहेंगे? डीएनए, जिसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इन स्ट्रक्चर्स में क्या होते हैं? आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, और ये इन्फॉर्मेशन आपकी इनहेरिटेड होती है, मतलब दिस द क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनमें डीएनए होते हैं, और डीएनए पर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं, और उन जीन्स में क्या होती है? इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि आपके पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेंस होती है, मतलब वंशानुगति होती है। कैरेक्टर्स का क्या होता है यहाँ पर? आपने देखा होगा कि आपके बहुत सारे लक्षण आपके मदर और फादर से मिलते जुलते होंगे। आपकी शक्ल, आपके बालों का कलर, स्किन का कलर, आपकी हाइट, वेट, बहुत सी चीज़ें आपकी अपने पेरेंट्स से मिलती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, उनकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, वो सभी इन्फॉर्मेशन का होती है उनके क्रोमोसोम्स में या डीएनए में होती है, और वही क्रोमोसोम क्या होते हैं? आपके अंदर इनहेरिटेड होते हैं, ठीक है। तो उसी से आपके अंदर क्या होते हैं? वे सारे कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। तो यदि आपसे कभी भी पूछा जाए कि आपके पेरेंट्स की शक्ल आपसे क्यों मिलती है, तो उसका सीधा सा जवाब आपके पास यही होना चाहिए कि उनका डीएनए और हमारा डीएनए क्या है? बिल्कुल सेम है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और डीएनए तो आपने पढ़ लिया। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। तो डीएनए ही वह मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर सभी इंफॉर्मेशन होती है, यानी सभी कोडिंग होती है, जो कि आपकी जो सेल्स होती हैं उनको बनाने के लिए और उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए आवश्यक होती है। वे सारी इंफॉर्मेशन आपके डीएनए में होती है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। तो आपका जो डीएनए होता है ये बहुत लंबे लंबे धागे नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इनको आप डिटेल में 11th क्लास में पढ़ पाएंगे, लेकिन अभी आप इतना जान लें कि ये जो डीएनए होते हैं इनके ऊपर ही कुछ सेगमेंट्स होते हैं, मतलब कुछ खंड होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, ठीक है। जीन के बारे में भी आपने सुना होगा, बहुत से कहते हैं इसके अंदर तो बहुत बोलने वाला जीन है, बहुत पढ़ाई करने वाला जीन है, या इसके अंदर आलसीपन का जीन है। तो ये जीन क्या है? ये जीन ही वे फंक्शनल सेगमेंट होते हैं, मतलब क्रियात्मक खंड होते हैं डीएनए के, जिनके अंदर वास्तव में कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। तो आपने देखा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स पे डीएनए होता है, और डीएनए पर जीन्स होते हैं। इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। तो जब सेल डिवाइड नहीं होती है तो ये डीएनए जो होता है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन के रूप में पाया जाता है, मतलब उस समय क्रोमोसोम दिखाई नहीं देते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो क्रोमेटिन होता है आपका, ये आपके कुछ जैसे बहुत सारे धागे हैं। आपने देखा होगा, आप पतंग उड़ाते हैं, आपका जो मांझा होता है वह कभी उलझ जाता है तो उसका एक गुच्छा बन जाता है। तो उसी गुच्छे की तरह, एंटेंगल मास की तरह, धागों के गुच्छे के रूप में ये हमें न्यूक्लियस के अंदर दिखाई देता है, जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material get organized into chromosome। तो जब सेल डिवाइड होने वाली होती है, मतलब एक सेल की 2 सेल बनने वाली होती हैं, तो आपकी जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ये क्रोमोसोम के रूप में अपना आकार बदल लेते हैं, और क्रोमोसोम के रूप में ये हमें दिखाई देते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ये वास्तव में कैसे होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर में आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये आपकी डबल मेम्ब्रेन वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आपने पढ़ा है क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं, कुछ छिद्र होते हैं जो कि मटेरियल्स को अंदर आने देते हैं और बाहर जाने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके पोर्स बने हुए हैं, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपके डबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब ये 2 झिल्लियाँ होती हैं, एक साथ 2 झिल्लियाँ इसके आसपास पाई जाती हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर धागों का एक गुच्छा आपको दिखाई दे रहा है। तो ये गुच्छा ही क्या है? आपके क्रोमेटिन है।
ठीक है। ये क्रोमेटिन जब सेल डिवाइड नहीं हो रही होती है तो आपको डीएनए मॉलिक्यूल या क्रोमोसोम्स इसी रूप में क्रोमेटिन के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जब डीएनए होते हैं आपके डीएनए एंड प्रोटीन इन द न्यूक्लियस ऑफ अ नॉन डिवाइडिंग सेल, तो वो इसी तरह से आपको दिखाई देते हैं। लेकिन जब सेल डिवाइड होने लगती है तो ये जो आपके डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्रोमोसोम के रूप में क्या होते हैं, एक अपना स्ट्रक्चर प्राप्त करने लगते हैं और ये इस रूप में दिखाई देने लगते हैं। तो हम इसको बोलते हैं कंडेंस्ड क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पे लिखा रहा है नीचे कंडेंस्ड क्रोमोसोम। ठीक है, तो इस रूप में ये आ जाते हैं और हर सेल के अंदर, मतलब हर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपनी उनकी सेल होती है और उस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रत्येक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या भी फिक्स होती है। ठीक है, जैसे मनुष्य है, अपने मनुष्य के अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेयर के रूप में ये पाए जाते हैं। तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन ह्यूमन बीइंग सेल। किसी भी सेल को आप यदि एग्जामिन करेंगे मनुष्य की तो उसके अंदर आपको कितने क्रोमोसोम दिखाई देंगे, तो वे आपके 46 क्रोमोसोम होंगे। अदर एनिमल्स में और प्लांट्स में अलग अलग संख्या में क्रोमोसोम की संख्या आपके पाई जाती है। ठीक है, तो आपने देखा कि आपके क्रोमेटिन मटेरियल किस में बदल जाते हैं, क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं। और आपने जो दूसरी चीज़ पढ़ी थी कि क्रोमोसोम्स में डीएनए होते हैं, डीएनए पे जीन होते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनसाइड द सेल, मतलब सेल के अंदर, ये आपकी एक सेल है। ठीक है, सेल के अंदर आपको एक काला काला बड़ा सा क्या दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। उस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, आपके क्रोमेटिन मटेरियल हैं जो क्रोमोसोम्स के रूप में क्या हो जाते हैं, आपके अरेंज्ड हो जाते हैं जब सेल डिवाइड होने वाली होती है। तो ये न्यूक्लियस के अंदर क्या देखा आपने, क्रोमोसोम देखा। और क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, बहुत सारे धागे नुमा स्ट्रक्चर से बने होते हैं डीएनए। इनमें आपके कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम हिस्टोन्स कहते हैं। ठीक है, और ये डीएनए जो होते हैं इनमें कुछ पार्ट्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। एक बहुत बड़ा डीएनए होगा, उसका एक सेगमेंट होगा, उस सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं के ऊपर जो आपकी फंक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं वे स्थित होते हैं और वे ही क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, पेरेंट्स से उनकी संतानों में ट्रांसफ़र होते हैं। तो आप इन चीज़ों को हमेशा याद रखें और नोट कर सकते हैं आप अपनी नोटबुक में कि सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम डीएनए से बना है और डीएनए पर जीन प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी बॉडी की सारी इन्फॉर्मेशन को निर्धारित करते हैं और आपके पेरेंट्स से उसको अपनी ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र करते हैं। दे ट्रांसफ़र कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। और आप इसको 10th क्लास में आपके जो इनहेरिटेंस है, जेनेटिक्स है, उसमें और आगे पढ़ने वाले हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखें। ओके, देन हम वापस आ जाते हैं अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर। द न्यूक्लियस प्ले ए सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। तो हमारा जो न्यूक्लियस होता है ये सेल के रिप्रोडक्शन में एक मुख्य भूमिका अदा करता है। द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म 2 न्यू सेल्स, है ना। तो सेल डिवीजन क्या होता है, एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसमें एक सेल डिवाइड होती है और 2 नई सेल बना देती है। इट आल्सो प्लेज अ क्रूशियल पार्ट अलोंग विद द एनवायरनमेंट इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल डेवलप एंड व्हाट form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of cell। तो यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस सेल के अंदर होते हैं और न्यूक्लियस ही आपका वह एक क्रूशियल पार्ट होता है, एक मुख्य भूमिका अदा करने वाला पार्ट होता है जो कि सेल डिवाइड होने के बाद किस रूप में बदल जाएगी और वह आपकी बॉडी के अंदर किस प्रकार का कार्य करेगी। आपने देखा कि जो आपकी बॉडी होती है मनुष्य की, उसके अंदर कई तरह की सेल्स पाई जाती हैं, है ना। आपके ब्रेन के अंदर आपके नर्वस टिश्यू होते हैं, उनके अंदर आपके न्यूरॉन्स होते हैं जिनको हम नर्व सेल भी कहते हैं। आपकी ब्लड की अलग अलग सेल होती है, स्किन की सेल थोड़ी अलग होती है, बोन्स की सेल अलग होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी हर पार्ट की सेल्स का निर्धारण यहाँ पर कौन करता है, न्यूक्लियस ही करता है। ठीक है, तो in some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमने पहले बात करी थी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। यूनिसेलुलर मतलब एक ही कोशिका के बने हुए जीव, और उनमें आपके आते हैं बैक्टीरिया जो कि बहुत छोटे होते हैं और एक ही सेल के बने होते हैं। तो इनका जो न्यूक्लियर रीजन होता है वे पुअरली डिफाइंड होता है, मतलब जैसे कि अभी हमने सेल के अंदर देखा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखी, ऐसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके अंदर नहीं पाई जाती है। ठीक है, बैक्टीरिया में क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ठीक है, इसको आप अच्छे से
ध्यान में रखें, अभी आगे इसके रिलेटेड एक टर्म आने वाला है अपने। यदि किसी ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है तो हम उनको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो ऐसे अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को, ऐसा न्यूक्लियस जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, ऐसे न्यूक्लिक एसिड को हम क्या कहते हैं, या ऐसे रीजन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। हम उसे न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, वह ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो हम उसको ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं कह सकते, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। सच ऑर्गेनिज्म हुज सेल लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा टर्म मिल जाता है और एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है। आपके जो सेल चैप्टर है उसमें यदि कहा जाए कि सबसे इम्पोर्टेंट टर्म क्या है, तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस सबसे मेन आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं। तो आपने देखा कि ऐसी सेल जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, मतलब न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, ऐसे सेल को या ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका नाम प्रोकैरियोट इसलिए पड़ा क्योंकि प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और प्राइमरी। ठीक है, मतलब जो बहुत आदिम ज़माने के थे, शुरू में जो सेल बनी होगी तो उसमें पहले न्यूक्लियर रीजन थोड़ा अनडेवलप्ड था, तो ऐसी सेल्स में आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई गई थी। और कैरियोट का मतलब होता है कैरियन, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ऐसा न्यूक्लियस जो कैसा था, प्रीमिटिव था, पुराना था या शुरुआती था, ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, या ऐसे न्यूक्लियस रखने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए प्रोकैरियोट का मतलब क्या है, ऐसा न्यूक्लियस जो कैसा हो, प्रिमिटिव हो, पुराना हो या आदिम हो। ऑर्गेनिजम्स विद सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कॉल्ड यूकैरियोट्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या होती है, आपके सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, मतलब अच्छा खासा आपके न्यूक्लियस होता है, डबल मेम्ब्रेन वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपके उसमें पाई जाती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स कहते हैं। तो आपने देखा कि हमारे दुनिया में सिर्फ 3 ही जीव या 3 ही प्रकार के ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो प्रोकैरियोट होते हैं। ठीक है, एक तो आपके बैक्टीरिया होता है, दूसरा आपका माइकोप्लाज्मा होता है, और तीसरा आपका बीजीए होता है। बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया भी उसको कहते हैं। तो ये हमारे सिर्फ 3 ही ऐसे जीव हैं जो क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं। बाकी सभी ऑर्गेनिज्म, सभी प्लांट्स, एनिमल्स, हायर एनिमल्स जितने भी हैं और प्लांट्स जितने भी हैं, वे सब आपके किस में आते हैं, यूकैरियोट्स में आते हैं। तो आप यहाँ पर अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है। तो इनमें सीधा सा जो डिफरेंस है वह क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिफरेंस है। ठीक है, न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस का डिफरेंस है। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड होता है और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोट में सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस पर एक बहुत अच्छी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। प्रोकैरियोटिक सेल ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। तो यहाँ पर फिगर 5.4 में आपको दिखाया गया है, पहले देख लेते हैं। ये आपकी एक बैक्टीरिया की सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसके अंदर आपके जो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इस पर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। और ये बहुत सिंपल सेल होती है, इसके अंदर ज़्यादा सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पर बैक्टीरिया पर सेल वॉल भी पाई जाती है। ठीक है, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वह बहुत सिंपल होता है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स का। तो यहाँ पर एक बात लिखी गई थी कि प्रोकैरियोटिक सेल ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। इनके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स की भी कमी होती है प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, जो कि आपके यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। बहुत तरह के सेल ऑर्गेनेल्स वे सभी इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। मैनी ऑफ द फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो परफॉर्म बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। और इन सेल ऑर्गेनेल्स के जो फंक्शन होते हैं वे आपके साइटोप्लाज्म में कुछ पुअरली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं, उनके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनियस वेसिकल्स। तो जो क्लोरोफिल होता है फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में, जैसे हमने पढ़ा अभी कि 3 तरह के हमारे प्रोकैरियोटिक सेल होती है, बैक्टीरिया, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्मा। तो
जो आपकी बीजी है मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, वे आपके फोटोसिंथेटिक होती है, मतलब वे आपको फोटोसिंथेसिस कर सकती है, वे सूर्य की प्रकाश की सहायता से क्या कर सकती है, अपना भोजन बना सकती है। तो उनके अंदर क्लोरोफिल भी पाया जाता है। तो ये जो क्लोरोफिल कंटेनिंग फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं, तो इनके अंदर क्या होते हैं, वेसिकल बैग्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो मेम्ब्रेन से ही बनते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है जिसको आप यहाँ पर क्रोमोजोम के रूप में देख सकते हैं, क्लोरोफिल के रूप में देख सकते हैं, बट नॉट विद प्लास्टिड एज इन यूकैरियोटिक सेल। तो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स के अंदर आपके क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं आपके प्लांट सेल के अंदर, लेकिन इन सेल में प्लास्टिड जैसे ऑर्गेनिल्स नहीं होते हैं। और जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स होती हैं, इन्हीं के द्वारा इनके फंक्शन किए जाते हैं। इन्हीं पर आपके क्लोरोफिल जैसे पिगमेंट भी होते हैं यदि आपकी जो सेल है वह फोटोसिंथेटिक है तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर समझ लिया। तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है जो यहाँ पर आपको कर लेना चाहिए। फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेटिंग डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, आप इसको अच्छे से लर्न करके रखें और नोट भी कर लें। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल साइज जनरली स्मॉल 1 to 10 माइक्रोन मीटर, 1 माइक्रोन मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। तो इनकी जो साइज होती है ये बहुत छोटी होती है। यूकैरियोटिक सेल थोड़ी बड़ी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल छोटी होती है। यदि आपको इस तरह से साइज याद नहीं रहती है कि इनकी जो साइज होती है 1 to 10 माइक्रोन मीटर होती है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इनकी साइज छोटी होती है। और यूकैरियोटिक साइज सेल की साइज कैसी होती है, जनरली लार्ज, 5 to 100 माइक्रोन मीटर तक ये पाई जाती हैं। देन सेकंड डिफरेंस न्यूक्लियर रीजन। तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, इसको आपको भरना है। तो पहले आप यूकैरियोटिक सेल का देख लें। न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपके यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है, अच्छा खासा न्यूक्लियस पाया जाता है और उस न्यूक्लियस में आपके क्या प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। लेकिन आपके प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियर रीजन कैसा होगा, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड एंड इट इज़ डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड एंड इट इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ऐसे न्यूक्लियस को आप क्या कहेंगे, एंड नोन एज न्यूक्लियोइड। तो आप ऐसे न्यूक्लियस को यहाँ पर न्यूक्लियोइड कहेंगे। तो आप इसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं बहुत आराम से। देन क्रोमोजोम। प्रोकैरियोटिक सेल में आपके अधिकतम एक क्रोमोजोम हो सकता है। ठीक है, इनमें क्रोमोजोम्स की संख्या डीएनए मटेरियल बहुत कम होते हैं क्योंकि इनके साइज भी छोटी होती है। तो इनमें अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा एक क्रोमोजोम हो सकता है, मतलब आप कह सकते हैं दे कंटेन सिंगल क्रोमोजोम। और यूकैरियोटिक सेल में आपके मोर देन 1 क्रोमोजोम हो सकते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स एब्सेंट, है ना। और प्रोकैरियोटिक सेल में आपके जो सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं वे बहुत सारे ऑर्गेनिल्स इसमें नहीं पाए जाते हैं। अगर होते भी हैं तो उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में आपके वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स आर प्रेजेंट, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपको ये जो 4 पॉइंट है वो बहुत अच्छे से याद करने हैं। पाँचवें पॉइंट में आप इनके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में आप यहाँ पर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए एंड माइकोप्लाज्मा लिख सकते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में आप ऑल एनिमल सेल एंड ऑल प्लांट सेल, आपके जो प्रोटोजोआ होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है, ये सभी आप इसमें लिख सकते हैं। फंगस वगैरह आपके सब यूकैरियोटिक सेल में आती हैं। दुनिया में सिर्फ 3 ही प्रकार की प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं जिनको मैंने आपको पहले बताया है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर क्लियर होता है और नेक्स्ट पार्ट में हम आपके साइटोप्लाज्म स्टडी करने वाले हैं। तो आप बने रहिए। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ओके। और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको कोई भी वीडियो अपलोड होते ही उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ओके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।